हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। तो इसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा कैपेसिटेंस चैप्टर है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत। अब डाइलेक्ट्रिक हम किसे कहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, लेकिन इनकी स्पेशलिटी ये है कि जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इनकी सरफेस पे चार्ज अपीयर हो जाते हैं, इनकी सतह पे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि बिना करंट को प्रवाहित करे, विद्युत धारा का प्रवाह किए बिना ही इन पे आवेश का ट्रांसफ़र कर सकते हैं मटेरियल के अंदर। तो ये इनकी विशेषता है। तो यही परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख के दिखा रखी है, आप इसको पढ़ लेना। जो मैं बता रहा हूँ वही लिखा हुआ है, दो तरीके से लिखा हुआ है। ये देखिए, पूरा यही परिभाषा है, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि वो होते हैं जो हमारे डाइलेक्ट्रिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन उनके न्यूक्लियस से, उनके नाभिक से स्ट्रांगली अटैच होते हैं, ठीक है, प्रबलता से बंधे होते हैं, और विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रभाव का मतलब है कि उनकी सतह पे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और ये रेड कलर के पेन से मैंने लिख के दिखा रखा है। इसके बाद इनके कितने टाइप होते हैं? तो देखो, परावैद्युत के दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो कहलाता है अध्रुवी परावैद्युत, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दूसरा होता है ध्रुवी परावैद्युत या पोलर डाइलेक्ट्रिक। पहले से शुरू करते हैं, अध्रुवी परावैद्युत। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वो सभी अणुओं से मिलकर बने हैं। अणुओं के अंदर परमाणु होते हैं, और परमाणु में दो तरह के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो उसी आधार पे यहाँ पे आपको समझाया गया है कि ये ऐसे परावैद्युत होते हैं जिनके अंदर जो अणु उपस्थित होते हैं उनमें जो परमाणु हैं, चाहे उसको ना भी लिखो, अणुओं में जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं उनके द्रव्यमान केंद्र, ये आपने 11th में पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास, उनके द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास संपाती होते हैं। संपाती का मतलब होता है कोइंसाइड, मतलब एक ही जगह पे काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे परावैद्युत को हम अध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, जो अणु होता है, तो वो एक तरह से अध्रुवी परावैद्युत है। तो ऐसी कुछ स्थिति होती है कि जहाँ पे प्लस के चार्ज होते हैं वहाँ पे ही माइनस के होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम पूरे परावैद्युत की बात करें, पूरे मटेरियल की बात करें, ये तो मैंने एक ही जो परमाणु है उसको शो किया है। पूरे परावैद्युत में स्थिति कुछ ऐसी होती है कि पूरे परावैद्युत में जो इसके परमाणु होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, मतलब जहाँ प्लस होता है वहाँ पे ही माइनस होता है। और आपको एक बात समझाई गई थी कि अगर प्लस और माइनस के बीच थोड़ा सा सेपरेशन होगा तो ये बनेगा द्विध्रुव या डाइपोल, ठीक है। तो द्विध्रुव, देखो, ध्रुव का मतलब होता है आवेश और द्वि का मतलब दो। तो जब कहीं पे दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, दोनों आवेश बराबर हों, तो ऐसा सिस्टम हमारा द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पे कोई भी द्विध्रुव नहीं है, ठीक है। प्लस और माइनस दो आवेश तो हैं, दोनों बराबर भी हैं, लेकिन दोनों जो आवेश हैं वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमने बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, ठीक है, तब तक इसमें कोई द्विध्रुव नहीं बना, और द्विध्रुव नहीं बना तो द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं बना। तो यही यहाँ पे लिखा रखा है कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में इसमें जो परमाणु होते हैं वो द्विध्रुव में नहीं बदलते, और इसलिए जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना रहता है? 0 रहता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम, तब क्या होगा जब इन्हें हम बाहर किसी विद्युत क्षेत्र में रख देंगे। मतलब अगर हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो सपोज यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, और ये वाली कंडीशन दिखाई गई है, ये सेकंड कंडीशन है हमारी ये। अब इस कंडीशन में देखिए, जब बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस में हमने अप्लाई किया।
तो क्या होगा, देखो हमने एक पॉइंट हमने आपको पहले बताया था कि विद्युत क्षेत्र का गुण होता है कि जो धनावेश होता है वो उसको तो अपनी तरफ खींचेगा और ऋणावेश को अपने से उल्टा भेजेगा। तो जो ये प्लस और माइनस एक ही जगह थे, तो इनमें से प्लस तो आगे की तरफ खिसक जाएंगे क्योंकि आगे की तरफ विद्युत क्षेत्र है, और माइनस पीछे की तरफ खिसक जाएंगे। तो इस तरीके से जितने भी इसके परमाणु थे, अब आप ध्यान दो कि जितने भी परमाणु थे उनमें प्लस एक तरफ पहुंच गया और माइनस एक तरफ आ गया, तो ये क्या बन गया, द्विध्रुव। तो अब इस तरीके से इसमें द्विध्रुव आघूर्ण अब जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि द्विध्रुव बन गए तो द्विध्रुव बन गए तो द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। और ये जो आवेश हैं, ये जो आवेश बाद में उत्पन्न हुए हैं प्लस और माइनस एक अलग अलग जगह जो पहुंच गए, इनको बोलते हैं ध्रुवित आवेश या प्रेरित आवेश। तो बाद में इनका यूज करेंगे। यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो एक जिसमें जितने भी परमाणु हैं वो द्विध्रुव में बदल जाते हैं, तो इसलिए इसमें कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरे टाइप के जो हमारे परावैद्युत हैं वो होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ध्रुवीय परावैद्युत कौन से होते हैं, अब देखिएगा, ये एक डायग्राम बना के आपको दिखा रखा है। अभी इस डायग्राम को मैंने पूरा नहीं किया, ये बता देता हूँ पहले तो मैं कि ध्रुवीय परावैद्युत वो होते हैं जिनमें जो अणु होते हैं उनमें धनावेश और ऋणावेश के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो संपाती नहीं होते, मतलब एक ही जगह काम नहीं करते। तो मतलब माइनस एक तरफ होता है और प्लस एक तरफ होता है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र जब तक हमने नहीं लगाया तब तक, अगर लॉजिकली देखा जाए तो आप ऐसा समझोगे कि इसमें तो अब जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा, लेकिन क्योंकि हर एक परमाणु इसका द्विध्रुव पहले से है तो द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें एक्चुअल में हर परमाणु द्विध्रुव तो है, लेकिन इनका द्विध्रुवों का जो इस पदार्थ में जो द्विध्रुव है वो इस तरीके से बिखरे रहते हैं, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ये कैसे बिखरे हुए हैं, ये जो द्विध्रुव हैं ये अनियमित क्रम में बिखरे हुए हैं, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो ये होता है। अब इस वजह से क्या होगा कि कुल द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि जैसे ये देखो इसमें माइनस और प्लस, इसके और माइनस प्लस से अपोजिट है, तो इसका जितना द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा वो इसको कैंसिल कर देगा। ऐसे ही इसका जितना द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा वो इसको कैंसिल कर देगा, ऐसे ही इसका द्विध्रुव आघूर्ण इसको कैंसिल कर देगा। और वैसे भी आप आज के बाद से ये बात समझ के रहें कि जब भी कभी ऐसा होगा कि वितरण अनियमित होगा, कोई निश्चित क्रम नहीं होगा, तो ऐसे हर केस में टोटल जो है वो जीरो जाता है। तो जब हमने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया तो अभी इनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, जीरो है। तो ये आप इसमें पढ़ के देख लेना, जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। अनियमित रूप से बिखरे होते हैं इसलिए कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अब इसका जो दूसरा केस है, इसका दूसरा केस ये है कि तब क्या होगा जब हम विद्युत क्षेत्र इसमें लगा देंगे। तो अगर इसमें विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, ये हमारा सेकंड केस आ गया कि अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र इसमें लगा दें तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा। अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पहले हो रहा था। जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया एक्स एक्स में लगाया है, तो एक्स एक्स में लगाया तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र प्लस वालों को अपनी तरफ आगे खींचेगा और माइनस वालों को उल्टे भेजेगा। तो जितने भी इसके ये द्विध्रुव जो उल्टे सीधे बिखरे पड़े थे, अब वो सभी द्विध्रुव एक ही दिशा में आ जाएंगे। तो अब ये आपस में कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे एक ही दिशा में है। तो अब कुल द्विध्रुव आघूर्ण इसमें आ जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इसमें पढ़ के आप देख लेना कि जब बाह्य क्षेत्र लगाते हैं तो क्षेत्र की दिशा में जितने द्विध्रुव है वो संरेखित, मतलब एलाइन, संरेखित हो जाते हैं, एक ही दिशा में आ जाते हैं। तो अब कुल द्विध्रुव आघूर्ण इसका शून्य नहीं रहता। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने, क्योंकि अब तो द्विध्रुव बन गया ना इसमें, तो जितना द्विध्रुव आघूर्ण बना, टोटल द्विध्रुव आघूर्ण मान लो इसका 1 हो गया, फिर ये 2 3 4 सबको जोड़ के मान लिया 100 बन गया। तो जितना द्विध्रुव आघूर्ण बनता है अपॉन जितना इसका वॉल्यूम होता है, जितना इसका आयतन है, ये एक नई राशि है, इसको बोलते हैं ध्रुवण सदिश। तो परिभाषा देखिए, पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण सदिश कहलाता है। इसको कैपिटल P से लिखते हैं। हमने मान लिया कि पदार्थ का आयतन V है
और कुल द्विध्रुव आघूर्ण इसमें P है, तो P/V ये हो जाएगा हमारा ध्रुवण सदिश। पोलराइजेशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा पदार्थ था, अब ये पदार्थ था, तो इसकी जो फेज़ थी, इसकी जो दोनों तरफ दोनों जो सतह हैं, वो दोनों सतह इसकी हमने मान ली, ये जो मैंने मार्क किए हैं वो है भाई ऐसा है। देखो जैसे ये बुक है भाई, जैसे ये बुक है तो इस बुक की एक फेज़ तो ये हो गई इधर वाली, तो ये फेज़ होगी तो एक एरिया तो ये आ जाएगा, और ऐसे एक फेज़ ये होगी, एक एरिया ये हो गया, और बीच में कुछ इसकी जो है थिकनेस है, ये इसकी बीच में थिकनेस है। तो वैसे मैंने बना के दिखा रखी, समझो बुक ही है ये। तो दोनों सतह के क्षेत्रफल हमने कितने मान लिए, कैपिटल A, और बीच की दूरी मान ली L। तो इस क्यूबॉइड का, इस घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, तो P/AL। अब द्विध्रुव आघूर्ण इस पे इधर की तरफ कितने आवेश हैं, इधर देखिए सारे आवेश इधर कैसे हैं नेगेटिव, और सबसे इधर वाली तरफ देखिए सारे आवेश कैसे हैं प्लस। तो एक तरफ माइनस आवेश, एक तरफ प्लस आवेश, लेकिन दोनों बराबर हैं। तो हमने मान लिया इधर के कुल आवेश -Q, इधर के +Q, और इनके बीच की दूरी L। तो यहाँ इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हो, आपने पढ़ा है आवेश गुणा उनके बीच की दूरी, तो Q × L आ जाएगा। नीचे आयतन है AL, L से L कैंसिल होके आ जाएगा Q/A, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब आपने, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व होता था आवेश बटे क्षेत्रफल। तो ये इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये जो आवेश यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ये आवेश बाद में उत्पन्न हुए हैं इसलिए इन्हें कहते हैं प्रेरित आवेश या ध्रुवित आवेश, मैंने इससे पहले बताया था। तो ये Q/A पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो फॉर्मूला हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर का ये भी आ गया, और Q/A की जगह हम σP भी लिख सकते हैं, P फॉर पोलराइजेशन, जो पोलराइज चार्ज है। तो इस तरीके से ये हमने इसमें आपको बताया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।